नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, प्रोनाउंस की इस यात्रा पर हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर हमें आज लास्ट टॉपिक जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का चैप्टर आज हमें करना है और इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। इन दोनों को जैसे ही हम कवर कर लेंगे प्रोनाउंस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस, ये एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक पहुंच पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके नाम को ध्यान से देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये इंटेरोगेटिव शब्द आप पहले भी कई दफ़े सुन चुके हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। इंटेरोगेशन, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर ये शब्द सुना होगा कि इंटेरोगेटिव ऑफिसर या इंटेरोगेशन चल रही है। इंटेरोगेशन का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना, पूछताछ, सवाल जवाब करना। ठीक है, तो ऐसी प्रोनाउन जो आपका पूछताछ करने का काम हल कर दें या ऐसी जगह पर इस्तेमाल हो जाएं जहां पर आप कोई पूछताछ करना चाहते हैं, उसे आप कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज नथिंग बट अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंटेरोगेट और आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसी प्रोनाउंस जो आपके लिए क्वेश्चन पूछने का काम करती हैं, उन्हें आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी प्रोनाउन जो आपके लिए इंटेरोगेशन करने का काम करे। ठीक है, पूछताछ करने का काम करे। और यही इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछने के लिए आपको क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है, तो आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसे आप कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सवाल पूछने के लिए। एक चीज आप अब तक समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रोनाउंस कहीं ना कहीं रिप्लेस करती हैं ऐसे शब्द जो कि कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे थे सेंटेंस में, उनकी जगह पर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो शब्द को रिप्लेस किया गया या जिस शब्द से रिप्लेस किया गया उसने क्या काम किया, उसी के आधार पर निर्भर करता है कि प्रोनाउन का टाइप क्या है। आपने व्यक्ति को रिप्लेस किया, पर्सनल प्रोनाउन हो गई। आपने सवाल पूछने के लिए रिप्लेस किया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गई। इसी श्रेणी में आगे लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि, आपका आश्चर्य, आपकी खुशी, आपका दुख अगर एक्सप्रेस करने के लिए आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाएगा। अभी हमें टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, बात चल रही है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के काम आए। अब सर सवाल किस किस से पूछा जा सकता है, किस किस प्रोनाउन की मदद से आप सवाल पूछ सकते हैं? कुछ शब्द हैं जैसे आपके पास है सबसे पहले हु। ये एक ऐसी प्रोनाउन है जो सवाल पूछने के काम आएगी। whom, whose। इसी तरीके से which। जाने पहचाने लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, जाने पहचाने लग रहे हैं। ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ शब्द आपने अभी पिछली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस वाले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, वही शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइप की प्रोनाउन हो जाएंगे। वही शब्द अगर किसी दूसरे सेंटेंस में दूसरी तरह का काम करेंगे तो दूसरी टाइप के हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों को आप दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हो। एक ही शब्द किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, वही शब्द किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जहां जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत आपने सुनी है ना। तो इसी राह पर इंग्लिश ग्रामर भी चलती है कि सेंटेंस में आपका वो चुना हुआ शब्द क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उससे डिफाइन होगा कि वो वहां पर किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच वो माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर एक शब्द है ये हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होगा। जहां पर जैसी जरूरत होगी वहां पर उसका रोल चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कोई हार्ड एंड फास्ट नियम मत बनाइएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पहली क्लास से, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है, कि इंग्लिश ग्रामर को आप रटेंगे नहीं। अगर आपने इसको रटने की कोशिश की तो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। आप उसे समझिए। समझना कैसे है? स्टेप बाय स्टेप ये देखिए कि सेंटेंस में वो शब्द क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब यही हु जो वर्ड है, ये पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सर, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वहां पर काम वो रिलेट करने का कर रहा था। यहां पर ये सवाल पूछने का काम करेगा, तो इसीलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक डेफिनेशन है, यही मूल मंत्र है, यही ब्रह्मास्त्र है कि चीज को समझिए कि वहां पर वो किस लिए है, क्यों है, क्या काम कर रही है, और उससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों एग्जांपल्स कि आपको कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अक्सर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने इन 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को समझ लिया तो ये मान लीजिए तकरीबन 90% जॉब इज डन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का जहां तक सवाल है। ठीक है, इन 5 को ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कैसे कैसे हैं देखिए। कई दफे ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं दोस्तों, ये इस्तेमाल होती हैं एज सब्जेक्ट। ठीक है, इनको आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? देखिए ध्यान से। आपने एक सेंटेंस लिखा जैसे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अगर ये तो नॉर्मल सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है, यहां पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुई है। अब अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूं हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, अगर मैं ये सेंटेंस चेंज कर दूं तो अब देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस था इसको मैंने बदल दिया अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सेंटेंस में। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दी बॉयज है इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है? हु, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब इस शब्द ने दोस्तों एक नाउन को रिप्लेस कर दिया। भाई बॉयज कैसी नाउन है आप जानते हैं, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो कॉमन नाउन को आपने किसी शब्द की मदद से रिप्लेस किया है। अब इस रिप्लेस होने की से क्या हो गया, ये तो सर पता चल गया कि ये एक प्रोनाउन है, जिसने नाउन को रिप्लेस किया तो प्रोनाउन तो बन गई सर। अब ये प्रोनाउन क्या काम कर रही है, इस प्रोनाउन की वजह से क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? इस प्रोनाउन को इस्तेमाल करने से ये सेंटेंस अब सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है ना कि कौन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आपने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करी उसकी मदद से सेंटेंस प्रश्न बन गया, सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुई ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ने कौन सा काम किया है? सब्जेक्ट का काम किया है सर। यहां पर इसने क्या काम किया है? सब्जेक्ट का काम कर दिया सर। तो इसीलिए यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैसे यूज हुई? एज सब्जेक्ट यूज हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है दोस्तों। देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाई फाई सर साइंस है, एस्ट्रोनॉटिकल साइंस है कि जी हम कैसे पढ़ेंगे सर, ये तो विदेश में जाकर के पढ़ाई हो सकती है। नहीं, कुछ भी नहीं है। चीजों को देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी जगह आप ये कह सकते थे हरीश इज राइटिंग ए लेटर, उसकी जगह क्या कर देते हु इज राइटिंग ए लेटर, तो हरीश की जगह आपने हु का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, प्रश्न बन गया तो सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो हो गई। अब इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु ने क्या काम किया है? सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ ना। ठीक है, करता भाई कौन पत्र लिख रहा है, हु इज राइटिंग ए लेटर, तो यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके साथ में ही एक छोटी सी चीज़ जो हमने एक रेगुलर फीचर अपने वीडियोस में स्टार्ट करी है कि हम एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हर वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर को 5 मिनट के लिए हम स्टॉप करेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए आपका सवाल है कि अभी रिसेंटली भारत के एक राज्य ने, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, रिसेंटली भारत के एक राज्य ने जीन बैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है।
समझ लीजिए, जीन बैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आपको ये बताना है कि वो राज्य कौन सा है। ये जीन बैंक प्रोजेक्ट भारत में पहली दफे किसी राज्य ने इंप्लीमेंट किया है, शुरू किया है। आपको ये बताना है कि वो राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 महाराष्ट्र, और नंबर 4 ओडिशा। सॉरी, ओडिशा का अब स्पेलिंग चेंज हो गया है, इट इज ओडिशा। ठीक है, अब उड़ीसा नहीं बोला जाता है, ओडिशा बोला जाता है, उसका नाम चेंज हो चुका है, ओडिशा। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जीन बैंक प्रोजेक्ट होता क्या है। जीन बैंक प्रोजेक्ट कुछ नहीं है दोस्तों, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनकी जीन्स, उनके डीएनए को आगे के लिए प्रिजर्व करके रखने का एक प्रोजेक्ट होता है, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सुविधाएं तैयार करती है, जहां पर ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ हो सकती हैं, जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनके जीन्स, उनके डीएनए को संभाल करके रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक जीन बैंक प्रोजेक्ट अभी हाल ही में पहली बार हमारे देश में स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये पहला जो जीन बैंक प्रोजेक्ट भारत में शुरू हुआ, ये कौन से राज्य में हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, आप कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको सही जवाब भी बता दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो दूसरी तरह कैसे आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया। दूसरे केस में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, he has invited his friends। उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। ठीक है, इज इट क्लियर, उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। अब इसकी जगह अगर आपने ये कर दिया, whom he has invited। अब दोस्तों देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है, उसने अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया। इसको आपने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, whom he has invited, उसने किसे बुलाया है। ये जो whom शब्द है दोस्तों, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है whom मतलब किसको, who का मतलब होता है कौन, who का मतलब होता है कौन, और whom का मतलब होता है किसको। ऐसा मत सोचिएगा कि सर दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, सर ने गलती से एम जोड़ दिया। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ड, पूरी तरीके से एक दूसरा शब्द है। हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, ही हैज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। अब यहां पर क्या किया मैंने, हिज फ्रेंड्स की जगह पर मैंने हुम का इस्तेमाल कर लिया। हुम ही हैज इन्वाइटेड, उसने किसको निमंत्रित किया है, किसको निमंत्रण दिया है। ठीक है, अब ये जो हुम शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसकी वजह से क्या हो गया, एक नई चीज जुड़ गई, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क जुड़ते के साथ ही सेंटेंस कैसा बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। किस शब्द की वजह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है, सर इस शब्द की वजह से बना है। और ये शब्द क्या है, ये हिज फ्रेंड्स, यानी कि ये नाउन है भाई, नाउन है ना, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, कॉमन नाउन हो गई। कॉमन नाउन की जगह पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया तो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। सर प्रोनाउन भी कैसी वाली, क्या काम कर रही है, प्रश्न पूछने का काम कर रही है। तो कौन सी प्रोनाउन हुई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुई। तीसरी बात, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में क्या काम कर रही है, देखिए ध्यान से, उसने बुलाया
किसको? अपने दोस्तों को। काम किसने किया? इसने। ये हो गया सर सब्जेक्ट। काम क्या हुआ? बुलाने का, निमंत्रण देने का, ये हो गई वर्ब। काम किसके ऊपर हुआ? किसको बुलाया गया? उसके दोस्तों को, ये हो गई सर ऑब्जेक्ट। तीनों चीज हो गई। अब क्वेश्चन में आ जाइए, किसने काम किया? इसने काम किया, ये तो हो गया सर सब्जेक्ट। काम क्या हुआ? इनवाइट करने का, ये हो गई सर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। ये हो गई वर्ब, काम हुआ है ना, तो वर्ब हो गई। अब तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट कहां है सर? ऑब्जेक्ट तो ये रही। हाँ, एक चीज है कि सर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के रूप में है, तो कोई बात नहीं, पूछी जा सकती है भाई। हो सकता है कि क्वेश्चन वाला जो शब्द है, WH वर्ड है, वो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कई बार जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जो शब्द है हुम, ये सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरीश हैज परचेज्ड ए न्यू कार। ठीक है, हरीश ने एक नई कार खरीदी, तो आप इसकी जगह इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे? व्हाट हैज हरीश परचेज्ड? हरीश ने क्या खरीदा है? हरीश ने नई कार खरीदी है, तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में व्हाट हैज हरीश परचेज, तो व्हाट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गई। और इस व्हाट के लगने से सेंटेंस कैसा बन गया? इंटेरोगेटिव बन गया। कार की जगह इस्तेमाल हुआ है सर, तो इसलिए प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप हुम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरा, यूज एज पजेसिव। कई बार आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पजेसिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पजेसिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ी थी हमने बहुत सारी। ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आप पजेसिव केस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पजेसिव केस में इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक शब्द है हुज, जिसका मतलब होता है किसका। नॉर्मल पॉजेसिव प्रोनाउंस में आपने हिज पढ़ा, हर पढ़ा, हिज डॉग उसका कुत्ता, हर पेन उसका पेन, अवर हाउस हमारा घर। तो पॉजेसिव बता रहा था ना सारा का सारा कि ये कैसी प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो आपका मालिकाना हक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई WH वर्ड आपका पोजेशन बताने के लिए हो, पोजेशन भी बताए और साथ के साथ क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाना है तो इसका मतलब ये तो पता नहीं कि किसका है, लेकिन कहीं ना किसी व्यक्ति का मालिकाना हक वो शब्द बताएगा। ठीक है, अब वो कैसे बताएगा देखिए। हुज इज दिस हाउस? ये घर किसका है? हुज इज दिस हाउस। ठीक है, ये घर किसका है? इसी तरीके से हुज इज दैट कार? वो कार किसकी है? अब इनके लिए आप कह सकते थे दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो माइन की जगह आपने क्या करा? हुज लगा दिया। मेरा घर, किसका घर? तो ये जो किसका शब्द आपने इस्तेमाल किया हुज, ये किसकी जगह इस्तेमाल किया है? आपने माइन की जगह पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसी तरीके से हुज इज दैट कार? दिस कार इज अवर्स, ये कार हमारी है। हुज इज दैट कार? ये कार किसकी है? पूछने का आपने सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने के साथ साथ क्या हुआ है? ना तो ये यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर इसने कोई काम नहीं करा है, ना ही ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्ट तो भैया घर है, ऑब्जेक्ट तो भैया कार है। तो ये WH वर्ड जो है, ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये यहां पर क्या कर रही हैं? ये मालिकाना हक दिखा रही हैं कि किसका घर, किसकी गाड़ी, किसका पेन, किसका फोन, किसका टीवी। ठीक है, किसका यानी कि किसी ना किसी का तो मालिकाना हक है। वही पूछ रहे हैं जी, किसका मालिकाना हक है, बता दो। दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज पजेसिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ने दो काम कर दिए, एक तो सवाल पूछ लिया, और सवाल भी कौन सा वाला? मालिकाना हक को लेकर, कि भाई कौन है इसका, इस चीज का मालिक, कौन है इस घर का मालिक, कौन है इस गाड़ी का मालिक, इस कार का। ठीक है, तो
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ने दो काम किए, एक तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया, सवाल पूछ लिया, और साथ ही साथ मालिकाना हक दिखा दिया कि किसी चीज के ऊपर किसी का मालिकाना हक है, वो हमें पता करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को पॉसेसिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आप प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन शब्द आपने सुन रखा है, इसको डिटेल में हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहे हैं, उसमें जब हमारा प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। छोटा सा ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द जो अपनी स्थिति के अनुसार सेंटेंस में कुछ काम करता है, उसको आप ऐसी जगह पर लगाते हैं जो स्थिति का निर्धारण करता है। जैसे राम वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, राम पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। राम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, राम चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं के अंदर कूद गई। तो इनटू द वेल, इनटू जो शब्द है इसने क्या बताया कि कुएं के अंदर कूद गई। ऑन द ट्री, ऑन जो शब्द है ये बता रहा है कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो ऑन, इनटू, अपॉन, आफ्टर, ये जो शब्द होते हैं ऐसे, ये क्या बताते हैं कि दो चीजों के बीच की स्थिति को, पोजीशन को बताते हैं। इसी वजह से इन शब्दों को कहा जाता है प्रीपोजिशन। जो शब्द सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच का स्थिति को निर्धारित करें उन्हें आप कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कई बार इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को आप प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल करने के कारण ये कैसे यूज होंगे सेंटेंस में, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल हुआ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो आपको हुम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, जैसे एक सेंटेंस हो, हम कहें कि रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अगर इसको आपको सवाल के माध्यम से पूछना हो तो क्या कहेंगे? बाय हुम वाज रामायण, सॉरी, रामायण के आगे आपको दी लगाना होता है। ये नियम भी दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बड़े बड़े काव्य हैं, जैसे द गीता, दी महाभारत, दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, ठीक है, हर धर्म का जो भी बड़ा ग्रंथ है, जो सम्माननीय ग्रंथ हैं, जिनकी अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम के आगे आपको दी लगाना हो। ये मत कहना कि सर मेरी जो 10वीं क्लास की किताब है उसके आगे मैं दी लगा दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। बड़ी किताबें जो हैं, धर्म ग्रंथ जो हैं, उनके आगे लगाना है। ठीक है, छोटी आप कहीं रेलवे स्टेशन से 10 रुपए की कॉमिक खरीद ली, उसके आगे दी मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। बाई हुम वाज द रामायण, दी रामायण रिटन। ठीक है, तो जो नॉर्मल सेंटेंस था कि रामायण वाज रिटन बाई महर्षि वाल्मीकि, उसको आपने क्वेश्चन में चेंज किया तो क्या लिखा? बाई हुम वाज द रामायण रिटन। अब दोस्तों देखिए, बाई किसके द्वारा, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, किसके द्वारा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, ठीक है, अब साथ में सर क्वेश्चन पूछना है तो एक WH वर्ड या एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हु का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब यहां पर प्रीपोजिशन आ गई तो प्रीपोजिशन के साथ में आपको दोस्तों हु इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हुम का इस्तेमाल करना है। बाई हुम वाज रामायण, दी रामायण रिटन। ठीक है, बाई हुम वाज द लॉयन किल्ड, शेर को किसने मारा? ठीक है, राम किल्ड रावण, राम जी ने रावण को मारा। बाई हुम वाज रावण किल्ड, ठीक है, किसके द्वारा रावण मारा गया। तो जहां कहीं आप बाई प्रीपोजिशन लगा देते हैं और साथ में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको हु का इस्तेमाल नहीं करना है, हुम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नियम ध्यान रहेगा, अगर आप प्रीपोजिशन के साथ में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एज सब्जेक्ट बाई प्लस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि हु का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर विद प्रीपोजिशन बाई इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हु का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर हुम का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल, बाई हुम वाज द लॉयन किल्ड, शेर को किसने मारा?
आप इसको दो तरीके से पूछ सकते थे, हु किल्ड द लॉयन, शेर को किसने मारा। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन की मदद से बनाना चाहते हैं, बाई हुम, बाई अगर लगा दिया तो फिर हु का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर हुम का इस्तेमाल ही होगा। अगर आप बाई के साथ में हु का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के साथ में एज सब्जेक्ट हु नहीं आएगा। बाई का इस्तेमाल अगर हो गया तो फिर आपको हुम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब इसमें दोस्तों एक चीज और हमें पढ़नी है कि अगर ये तो आपने देख लिया कि भाई सब्जेक्ट में बाई के साथ आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट में बाई प्लस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो, यानी कि जो हम प्रीपोजिशन प्लस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले रहे हैं, तब तो हमने सर बाई के साथ में हुम का इस्तेमाल किया। अगर हम सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना लें, एंड में ले, तो क्या होगा सर? तब नियम उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जैसे रमेश रोट, रोट नहीं, आप लिख दीजिए टीचर्स, रमेश टीचर्स अस। एक सेंटेंस जैसे हम लेते हैं, रमेश टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है, रमेश हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे दोस्तों? हु टीचर्स अस, हु टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं, इस तरीके से आप बनाते ही हैं। रूटीन में आपने सीखा भी है कि रमेश हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसका इंटरोगेटिव बना दिया आपने, हु टीचर्स अस इंग्लिश, इंग्लिश हमें कौन पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक दूसरा सेंटेंस हो जहां पर कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होना जरूरी है, ठीक है, जैसे राम वाज सिटिंग, या राम वाज टीचिंग विद ए बुक, राम एक बुक की मदद से पढ़ा रहा था, ठीक है। राम वाज टीचिंग विद अ बुक, राम एक बुक की मदद से पढ़ा रहा था। अब अगर आप इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तब क्या होगा? आप क्या करेंगे? व्हाट वाज राम टीचिंग विद, राम किसकी मदद से पढ़ा रहा था, ठीक है। व्हाट वाज राम टीचिंग विद, राम किसकी मदद से पढ़ा रहा था। तो अब देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो तो आ गई स्टार्टिंग में, और प्रीपोजिशन आई है एंड में, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कई बार प्रीपोजिशन प्लस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी, प्रोनाउन प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है। तो तब ये नियम नहीं आपको एप्लीकेबल होगा कि जी प्रीपोजिशन के साथ में केवल हुम ही आएगा, तब ये नियम चेंज हो जाता है। तब आपको सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से बनाना है, ठीक है। इज इट क्लियर? राम वाज टीचिंग विद अ बुक, राम एक किताब की मदद से पढ़ा रहा था, तो आपने इसका इंटरोगेटिव बना दिया व्हाट वाज राम टीचिंग विद, राम किस चीज की मदद से पढ़ा रहा था, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, अगला नियम, यूज ऑफ विच। विच आप कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच जो शब्द है दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। विच जो प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है कौन सा। विच, विच बुक, विच कार, विच हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से विच शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे कई सारी किताबें रखी हुई हैं, उनमें से आपने पूछा विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, ठीक है, विच इज योर बुक। ऐसे ही विच इज योर कार, या विच इज माई कार, मेरी कार कौन सी है, ठीक है।
इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आप ये कहते हैं विच बुक इज योर्स, तो फिर वहां पर वो प्रोनाउन नहीं है। अगर आप इसी सेंटेंस को ये कह दें विच कार इज माइन, रहेगा ये भी क्वेश्चन ही, इंटेरोगेटिव ही, लेकिन अब यहां पर ये जो विच शब्द है ये एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं आया है, अब ये एडजेक्टिव हो गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई प्रोनाउन वाला शब्द के साथ में नाउन लग जाए तो फिर अब वो प्रोनाउन नहीं है, अब वो एडजेक्टिव बन गया है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कार की। कैसी कार? कौन सी कार? बेशक यहां पर क्लियर कट उसने विशेषता नहीं बताई है, लेकिन उसके बारे में एक प्रश्न तो पूछ लिया, कौन सी कार। ठीक है, तो इसीलिए ये यहां पर दोस्तों एज प्रोनाउन नहीं है, अब ये यहां पर एडजेक्टिव है। हाँ, यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि बिना नाउन के आया है। ठीक है, यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, बिना नाउन के आया है। हाँ, जैसे ही आपने नाउन इसके साथ में लगा दी, देन इट सीजेस टू बी प्रोनाउन, उसी समय वो प्रोनाउन की हैसियत खत्म हो जाती है और क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। इस तरीके से आप विच का इस्तेमाल करते हैं। विच इज योर बुक, विच इज योर कार, विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर क्लास, तुम्हारी क्लास कौन सी है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से आप विच का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं यूज ऑफ व्हाट। व्हाट जो शब्द है इसका आप कैसे कैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बोला कि जी कुछ प्रॉब्लम है, और सामने से सवाल आया कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, कि समस्या क्या है, तो यहां पर ये एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही आप और कई सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। जैसे दिनेश इज ए व्हाट इज द टाइम, अभी क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम। या व्हाट इज द वेदर, मौसम कैसा है, व्हाट इज द वेदर लाइक। ठीक है, इस तरीके से आप व्हाट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आपके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ही काम करता है। ठीक है, आप अक्सर जो है आम बोलचाल में एक और यूज इसका देखते हैं, स्पेशल यूज है। जैसे आपको अगर सपोज किसी इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज योर फादर, और एक दूसरा पूछ लिया जाए हु इज योर फादर। ठीक है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इन दोनों का क्या जवाब देना है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो यानी कि आपको उनका प्रोफेशन बताना है, आपको उनका व्यवसाय बताना है, आपको उनका पेशा बताना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर फादर। अगर ये पूछ लिया जाए कि हु इज योर फादर, तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी का परिचय दीजिए, उनका नाम बताइए। ठीक है, तो हु इज योर फादर अगर पूछा जाता है तुम्हारे पिताजी कौन है, उनका पर्सनल परिचय दीजिए। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज योर फादर, तो यानी कि उनका पेशा बताइए, उनका व्यवसाय बताइए, उनका प्रोफेशन बताइए। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट भी जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। यूज ऑफ विच एंड व्हाट विथ प्रीपोजिशन। अगर आपको विच और व्हाट का प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल करना पड़ जाए तो किस तरीके से सेंटेंस में ये यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं। अब अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करें, या सपोज आई की जगह पर हम ले लेते हैं यू लिव इन दिस हाउस, इसको चेंज करते हैं विच हाउस डू यू लिव इन। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यू लिव इन दिस हाउस, तुम इस घर में रहते हो, इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया विच हाउस डू यू लिव इन, तुम कौन से घर में रहते हो। अब यहां पर दोस्तों देखिएगा ध्यान से,
विच के साथ में आपने हाउस का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब सोच करके बताइए कि क्या ये अभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? सोचिए, क्या ये अभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? विच हाउस डू यू लिव इन, इसी तरीके से विच बुक डू यू बुक की जगह पर आप पेन इस्तेमाल कर लीजिए। विच पेन डू यू विच पेन डू यू राइट विद, तुम कौन से पेन से लिखते हो? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो गया ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप विच का प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर व्हाट का इस्तेमाल करना हो तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए ध्यान से, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब दोस्तों देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का आपने इस्तेमाल किया, साथ में प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विच और व्हाट का प्रीपोजिशन के साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आते हैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। कई बार क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब है सर? भाई अक्सर जो पूछा जाता है कि डायरेक्ट हम पूछेंगे कि आपने क्या किया, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आई आस्क्ड वेयर शी वॉज, मैंने पूछा कि वो कहाँ थी। आई आस्क्ड वेयर शी वॉज, कि वो कहाँ थी, मैंने ये पूछा। तो देखिए ध्यान से कि यहां पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो कहाँ थी, इसको आपने डायरेक्टली नहीं पूछा। आप इसको डायरेक्टली अगर पूछना चाहते तो आप क्या कहते? वेयर वर यू, डायरेक्टली ये कहते ना, वेयर वर यू। अब लेकिन आपने क्या किया, ये तो होता डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने इसको इनडायरेक्टली पूछने के लिए क्या किया, आई आस्क्ड वेयर शी वॉज, मैंने पूछा कि वो कहाँ थी। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं और उनमें भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे दे आस्क्ड वेयर आई केम फ्रॉम, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से आया हूं। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद में आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं होगा, हालांकि जो अर्थ निकल रहा है वो अभी भी क्वेश्चन का ही निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो आप ये नियम पढ़ोगे कि डायरेक्ट वॉइस में, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क का निशान लगता है, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क का निशान हट जाता है। तो उसी तरीके से जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान दोस्तों नहीं लगना है, कभी नहीं लगना है इनडायरेक्ट में। अब वो इनडायरेक्ट नरेशन हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान हट जाएगा। ठीक है, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से आया था। अब अगर यही सेंटेंस, यही क्वेश्चन वो मुझसे डायरेक्टली पूछते तो क्या पूछते, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। उसको इनडायरेक्ट में पूछने के लिए दे आस्क्ड वेयर आई केम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया था। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो किसकी मदद से पूछे जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की मदद से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ये वाले हैं सर, विच हाउस। यहां पर ये जो विच है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। विच पेन, कौन सा पेन, विच पेन, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो यही जो दोनों चीज़ें हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का ही एग्जाम्पल हैं कि आप इन्हीं शब्दों को अगर नाउन के साथ में ले लें, ठीक है, विच हाउस, विच पेन, ठीक है,
इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ में नाउन लगा दीजिए। जैसे ही आप नाउन लगाएंगे तो फिर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये नियम मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही नाउन का साथ मिल जाएगा प्रोनाउन को, सॉरी प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन लग जाएगी, जैसे ही वो साथ हो जाएंगे तो तभी प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ध्यान दीजिए। कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अक्सर लोग सिलेबस कवर करवाते समय इसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इस पे, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो समझ रहे होंगे, कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल करके बनती हैं। ठीक है, और अगर ऐसी कोई प्रोनाउन है जो इंटेरोगेटिव का काम कर रही है, सवाल पूछने का काम कर रही है, साथ ही साथ एक से ज्यादा शब्दों की मदद से मिलकर के बनी है, उसे आप कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे विच एवर, विच और एवर मिलकर के बना है विच एवर, कोई भी, हुएवर, वेयर एवर, व्हेन एवर। तो इस तरीके की जो प्रोनाउंस होंगी जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बनी हैं, ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी अगर प्रोनाउन है और वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रही है, आपके लिए सवाल पूछ रही है, तो उसे आप कहते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ठीक है, इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? विच एवर बुक यू लाइक आई विल परचेज, तुम जो भी किताब पसंद करो उसे हम खरीद लेंगे। ठीक है, विच एवर। वेयर एवर, तुम जहां कहीं जाओ, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड गुड पीपल, वहां तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे। वेयर एवर, विच एवर, वेन एवर, जब कभी, वेन एवर यू विजिट दिल्ली, जब कभी तुम दिल्ली जाओ, यू कैन फाइंड क्राउड, तुम्हें वहां पर भीड़ मिलेगी, वेन एवर। ठीक है, इसी तरीके से हु एवर यू मीट ऑन द रोड, जिस किसी से तुम सड़क पे मिलो, ग्रीट हिम, उसका अभिवादन करना। तो ये जो शब्द हैं, हु एवर किसी से भी, विच एवर किससे भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, वेन एवर जब कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये कहलाते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, सवाल भी पूछते हैं और साथ ही साथ कंपाउंड हैं, दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है और इस प्रोनाउन चैप्टर का है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ऐसी प्रोनाउंस जो एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है भावनाएं। भावना कैसी हो सकती है सर? खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है, डर की हो सकती है। ठीक है, मेनली ये तीन चार ही एक्सक्लेमेशंस बताई जाती हैं इंग्लिश ग्रामर में, कि आपको हैप्पीनेस हो सकती है, सॉरो दुख हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, या फिर डर हो सकता है किसी चीज़ का, फियर। तो कौन कौन सी प्रोनाउंस अक्सर इस्तेमाल होती हैं? कॉमनली आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट यू डोंट नो तेंदुलकर, किसी आदमी से आप बातचीत कर रहे थे और आपने बोला कि यार तेंदुलकर बड़ा महान खिलाड़ी थे। उस लड़के ने बोला कि तेंदुलकर? कौन तेंदुलकर? तब आप एकदम आश्चर्य से, अरे तुम तेंदुलकर को नहीं जानते, सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते? तो आप ये जो शब्द इस्तेमाल किया आपने यहाँ पर व्हाट, ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, इसकी मदद से आपने क्या किया? आपने भाव एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, व्हाट यू डोंट नो बिल गेट्स, व्हाट यू डोंट नो बराक ओबामा, या व्हाट यू डोंट नो नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से अगर आप एक कॉमन सी किसी बात को कोई आदमी नहीं जानता है, या दुख हो रहा है उसको, या खुश है, और उसके साथ में आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, इसी यही वही इंटरोगेटिव वाली प्रोनाउंस हैं दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों काम क्या कर रहे हैं? सवाल नहीं पूछ रही है यहाँ पर व्हाट, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये उसके आश्चर्य को बताने का काम कर रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि तुम तेंदुलकर को जानते हो कि नहीं जानते हो। ये जो व्हाट शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये
बोलने वाले व्यक्ति के आश्चर्य को दिखा रहा है कि उसे कितना आश्चर्य कि अरे सामने वाला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में यही शब्द आपके आश्चर्य को, आपकी खुशी को, आपके दुख को बताने का काम करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इतना ही कि आपको ये किस मतलब सेंटेंस में क्या काम करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोनाउंस का चैप्टर खत्म होता है। साथ ही साथ चलते चलते जो हमने आज का जीके का क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में डाला होगा। अगर नहीं भी डाला है तो भी कोशिश कीजिए, अभी भी आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसमें घबराने या शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि अरे सर मुझे पता ही नहीं है और मैं जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मेरा कैसा होगा फिर आगे। कुछ नहीं है दोस्तों, आप एक निरंतर प्रक्रिया में सीखते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि भारत में जीन बैंक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो मैंने आपको दिए थे 4 ऑप्शंस, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और उसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जीन बैंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है और ये दोस्तों भारत में पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट जीन बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, जीन बैंक प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला पहला राज्य है जीन बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर फसलों की भी जीन्स रखी जाती हैं, पेड़ पौधों की, जानवरों की, पक्षियों की। ठीक है, कीड़े मकोड़े ऐसे कई सारे होते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं जो लुप्त होने वाली हैं, तो उनकी जीन्स, उनके डीएनए को प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्या काम करा जाता है, डीएनए और जीन्स को, जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं है दोस्तों, ये जीन होती है जो किसी भी जीवित प्राणी में, किसी पौधे में, किसी पक्षी में उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, उसकी जो डीएनए होता है, उसको संभाल करके जीन बैंक में रखा जाता है। ये ऐसा ही है जैसे समझिए जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो पैसे हैं, आपकी जो मुद्रा है, उसे सेव करके रखा जाता है ना। भाई स्टेट बैंक है, चाहे आपका HDFC बैंक है, तो वहाँ पर आपके पैसे को सुरक्षित रखा जाता है। इसी तरीके से जीन बैंक में क्या किया जाएगा, जो जीन है, जो डीएनए है अलग अलग प्रजातियों के, उनको सेव करके रखा जाता है। ऐसे बुक बैंक आपने सुना होगा कि जहाँ पर किताबों का संग्रह किया जाता है, तो वैसे ही जीन बैंक जो है एक परियोजना है जहाँ पर विलुप्त होने वाली या जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं उनके डीएनए और उनकी जीन को संभाल करके रखा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब था इसका महाराष्ट्र। क्लियर? तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन फिर से एक बार आपसे वही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस मुहिम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे तक, हर ज़रूरतमंद बच्चे तक, ऐसा बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है लेकिन इंग्लिश की कोचिंग की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है या पीछे रह जाता है या कट ऑफ से नीचे रह जाता है, तो उस बच्चे तक ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचें, यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।